नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें व्यापार की चतुराई, रिश्तों की नादानी और किस्मत के अनोखे खेल का संगम है। ये कहानी एक ऐसे सेठ की है जो एक मुश्किल में अवसर ढूंढ लेता है, पर उसके बेटे को अपनी पत्नी की एक छोटी सी गलती के कारण सब कुछ गंवाने की नौबत आ जाती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। एक सुजानपुर गांव था जो रतनपुर नगर से 10 मील की दूरी पर बसा था। सुजानपुर पूरी तरह से किसानों का गांव था। उस गांव में कोई सेठ, साहूकार या कोई बड़ा जमींदार नहीं था। गांव में रोजमर्रा के उपयोग का सामान खरीदने के लिए कोई दुकान नहीं थी। छोटे से छोटा सामान खरीदने के लिए रतनपुर ही जाना पड़ता था। गांव के लोग अक्सर पहले से ही अपने उपयोग की वस्तुएं रतनपुर से खरीद लाते थे। उसके बाद भी कोई वस्तु घट जाती तो पड़ोसी एक दूसरे से आपस में लेन देन कर लेते थे। उस गांव और नगर के बीच में एक बरसाती नदी बहती थी, जिसमें बरसात के मौसम में बहुत तेज पानी बहा करता था। पानी की धार बहुत तेज होती थी, इस कारण उसमें कोई नाव नहीं चलती थी। पुराने जमाने में हर नदी पर पुल भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, कोई उदार राजा होता था तो वो लकड़ी का पुल नदियों पर बंधवा देता था। उस नदी की धार इतनी तेज होती थी कि कोई पुल बनाने को सोच भी नहीं सकता था। उसमें भूल से भी कोई नाव नहीं चलती थी। लेकिन वह नदी हमेशा परेशान नहीं करती थी। सिर्फ बरसात के मौसम में 4 महीने के लिए ही कष्ट देती थी। उसके बाद तो 8 महीने सूखी रहती थी। उसमें सिर्फ घुटने भर पानी रहता था। तो सुजानपुर के लोग बरसात आने से पहले हर आवश्यकता की वस्तु पहले से खरीद कर रख लेते थे। वह बरसात के 4 महीने को मौज मस्ती के दिन मानते थे। वे अपने घर परिवार के साथ ही रहकर बिताते थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि गांवों में आधे लोग गरीब ही हुआ करते थे, जिनकी रोजी रोटी रोज के काम पर निर्भर थी। वह रोज कमाते थे और रोज खा जाते थे। जिस दिन काम नहीं किए तो फाके पड़ जाते थे। रोज कुआं खोदना और पानी पीना उनकी नियति बन गई थी। तो वैसे सुजानपुर के लोग अपने लिए 4 महीने का जुगाड़ नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल की बात होती थी। वह रतनपुर नगर पर ही निर्भर होते थे, लेकिन बरसात में अपने गांव में घिर कर रह जाते थे। उन्हें अब आसपास के गांवों में बहुत कम कीमत में, बहुत कम मजदूरी पर काम करने को बेबस होना पड़ता था। उनके लिए रतनपुर उस सुंदर पड़ोसन की तरह हो जाता था, जिसे दूर से देख तो सकते थे, मगर हासिल कुछ नहीं होने वाला था। उधर रतनपुर नगर में एक धनी सेठ रहा करता था, जिसका नाम सेठ हरिदास था। वो अपने जमाने का मशहूर सेठ था। उसने नगर में बहुत नाम कमाया था, लेकिन गांवों की बदौलत वह गांवों से सस्ते अनाज खरीदकर सस्ते दाम में ही नगर में बेचता था, तो नगर का नामी सेठ बन गया था। उसके माल इतने बिकते कि गोदाम हमेशा खाली हो जाता था। उसका फायदा नगर के दूसरे व्यापारी खूब उठाते। हरिदास से माल खरीदकर अपने यहाँ जमा कर लेते। उसे तब तक दबाकर रखते जब तक कि हरिदास का भंडार खत्म नहीं हो जाता। जब सेठ हरिदास का गोदाम खाली हो जाता, तब वह माल बेचने का विचार बनाते। भंडार खत्म होते ही सामान के भाव 2 गुने हो जाते। उसका लाभ जमाखोरों को मिल जाता। इस बात को हरिदास खूब समझता था। उसका बेटा प्रेमचंद कई बार पिता से कह चुका था कि आप भूल से भी व्यापारियों को माल मत बेचा करो, सिर्फ नगर के वासियों को बेचा करो। लेकिन हरिदास सेठ बेटे और पत्नी की बात नहीं मानता था। इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कोई ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाता था, जबकि दूसरे व्यापारी बैठे बिठाए हरिदास के माल से माला माल हो रहे थे। पिता से नाराज हो प्रेमचंद ने अपना अलग कारोबार शुरू कर दिया था, तो हरिदास अपने एक मुनीम की सहायता से अपने काम में डटा था। गोदाम का माल खत्म हो जाने पर हरिदास सेठ नदी पार के गांवों में अन्न खरीदने गए थे। हालांकि वर्षा का मौसम चालू हो चुका था। थोड़ी बहुत बरसात हुई थी, मगर हरिदास सेठ को अनुमान था कि वर्षा शुरू होने में अभी 15 दिन लग सकते हैं, जबकि मैं 3-4 दिन में ही सामान खरीद कर इस पार चला आऊंगा। अब यह हरिदास सेठ का सोचने का अपना अंदाज था। हर बार वह नहीं हो पाता। जो मनुष्य सोच लेता है, कभी कभी उलटा भी हो जाता है। सेठ हरिदास अभी सुजानपुर के किसानों से कुछ माल ही खरीद पाए थे। दूसरे दिन उन्हें लखनपुर, श्यामपुर, भवानीपुर, मानपुर जैसे गांवों में जाना था, लेकिन रात में ही भयंकर बरसात शुरू हो गई। सुबह तक तो धरती जलमग्न हो गई। नदी और समतल भूमि का कहीं अता पता नहीं था। हरिदास सेठ सुजानपुर में ही गिर गए। जाहिर था
कि उन्हें अब 4 महीने इसी गांव में ही बिताना था। गांव वालों ने भी हरिदास सेठ से आग्रह किया कि आप यहीं रहो, बरसात खत्म होने पर अपने नगर चले जाना। इस वक्त बड़े से बड़ा तैराक भी नदी पार नहीं कर सकता, आप नदी की तरफ भूल से भी मत जाना। हरिदास सेठ को तैरना नहीं आता था, वह पानी से बहुत डरते थे, तो उन्होंने सुजानपुर में रहना ही उचित समझा। गांव के किसान जबरू ने हरिदास सेठ को अपने यहाँ ठहराया। जबरू का अपना कोई बड़ा परिवार नहीं था, बस पति पत्नी ही घर में रहा करते थे, जबकि उसके पास जमीन काफी थी, 2 मकान भी थे, एक गांव में और एक गांव से बाहर। सेठ को गांव में रहना बहुत अच्छा लगा। उधर सेठ की पत्नी और बेटे काफी परेशान हुए कि पिताजी तो नदी पार ही गिर गए, अब सुरक्षित है भी या नहीं, मुझे पता लगाना चाहिए। वो नगर से बाहर आया और जब देखा कि चारों तरफ पानी भरा है तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि नदी के तट पर जाए, तो वह अपने घर लौट गया और माँ से बताया कि पानी इतना ज्यादा हुआ, हाय, कि नगर से बाहर समुंदर बन गया, हाय, जब तक पानी कम नहीं हो जाता हम पिताजी की खोज खबर नहीं ले सकते। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि वह सुजानपुर में होंगे और सुरक्षित होंगे। पानी कम होने के बाद मैं नदी के तट पर जाऊंगा, अभी मेरा कहीं भी जाना ठीक नहीं। प्रेमचंद की माँ बेटे की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि पानी उतरने तक तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारे पिता ऐसे ही मुश्किल में घिरे हैं, मैं तुम्हें भी मुश्किल में नहीं डाल सकती। पूरे 1 सप्ताह बाद पानी कम हुआ तो प्रेमचंद नदी तट पर आया और दूसरे किनारे खड़े लोगों से बोला कि मैं प्रेमचंद हूँ, मेरे पिता हरिदास सुजानपुर में आए थे, वो सुरक्षित तो है ना? तब उसे इस पार के लोगों ने आवाज देकर बताया कि सेठ जी गांव में ही है और सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो। 2-3 आदमी हरिदास सेठ के पास गए और उन्हें नदी तट पर बुला लाए। प्रेमचंद ने पिता से बात कर ली तो हरिदास बोले कि बेटा, मैं बिल्कुल यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब तुम लौट जाओ और वहां अपना कारोबार देखो, मैं भी कोई जुगाड़ देखता हूँ। प्रेमचंद नगर में लौट आया और माँ से बताया कि माँ, पिताजी बिल्कुल ठीक है, वह सुजानपुर में ही है, अब 4 महीने बाद ही वापस आएंगे, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि वो 4 महीने सुजानपुर में खाली होकर नहीं बिताएंगे, कोई न कोई बड़ा दांव लगाएंगे। उसकी सोच भी गलत नहीं थी, कहाँ भी गया है कि व्यवसायी घर में बैठ भी जाए, उसके पास कोई काम भी न हो, तब भी वह बैठा नहीं रहता। वह पहली बोरी का अन्न दूसरी में तथा दूसरी का पहली बोरी में डालता रहता है। हरिदास भी चुपचाप बैठा नहीं रहा, उसने झबरू से बात की कि जबरू भाई, यदि आप मुझे इस गांव में बसने की जगह दे दो तो मैं अपना व्यापार इस गांव से शुरू कर सकता हूँ। मैं यह 4 महीने की समस्या से इस गांव को ही नहीं, आसपास के 10 गांवों को भी माल उपलब्ध करा सकता हूँ। नगर से कट जाने के बाद भी किसी को कोई कमी महसूस ही नहीं होगी। ये गांव व्यापार का एक केंद्र बन जाएगा, 10-20 गांव के लोग आएंगे तो गांव वालों के लिए भी रोजगार का मार्ग खुल जाएगा। जबरू बोला कि सेठ जी, आप चिंता मत करो, आप व्यापार की शुरुआत करो, आप तो जानते हो मेरा अपना अब कोई नहीं है, मेरे दूर के रिश्तेदार तो मेरे धन पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मदद के नाम पर कोई नहीं आता। मैं अपना गांव वाला घर और आधी जमीन पहले ही पत्नी के नाम कर दिया है। पत्नी को अपने भाई भतीजों पर बड़ा नाज है, लेकिन मैं जानता हूँ वे सभी बहुत बड़े कमीने हैं, फुर्सत मिलते ही गला दबा देंगे। मेरे पास बाहर वाला घर और 3 बीघा जमीन है, आप चाहो तो मैं इसे आपको दे सकता हूँ, लेकिन जब आप इसकी उचित कीमत देंगे तब, मुफ्त में तो मैं किसी को फटी लंगोटी भी नहीं दे सकता। हरिदास सेठ बोला कि हम व्यापारी हैं, मुफ्त में कुछ नहीं लेते, आपकी जमीन और मकान का मैं खरीदार हूँ। बाढ़ का पानी उतरते और आने जाने का मार्ग खुलते ही हम अपनी योजना को आगे बढ़ाएंगे। हरिदास सेठ बहुत दूर की सोच रखता था, उसकी नजर नदी पार के 30-40 गांवों पर लगी थी, जो नदी के बढ़ जाने से शहर से अलग हो जाते थे। वैसे 50 से ज्यादा गांव थे जिनके लिए 4 महीने मौत से कम नहीं होते थे। यदि वह सुजानपुर में अपना आशियाना बना लेता, हाय, तो सिर्फ 4 महीने में इतना कमा सकता है कि कोई बड़ा सेठ भी उतना नहीं कमा सकता। यह तो परम सत्य है कि नगर का व्यापार नगर के लोगों से नहीं, बल्कि गांव में बसे लोगों के भरोसे चलता है। गांव के लोग यदि नगर में अनाज बेचना बंद कर दे, सब्जी नगर में भेजना बंद कर दे, तो नगर वासियों को दिन में तारे दिख जाएंगे। किसी राज्य के लिए
किसान ही उसकी आत्मा होते हैं। इंसान सुख सुविधा, कम संसाधनों में भी रह सकता है, मामूली वस्त्र पहनकर भी जिंदगी गुजर सकती है, मगर अन्न के बगैर, भोजन के बगैर एक दिन भी काम नहीं चलने वाला। उसने बहुत विचार के बाद गांव वालों से सलाह ली। उसने बताया कि आपका गांव मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये नगर से 1000 गुना अच्छा है। मैं अब इस गांव में बस जाना चाहता हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। गांव वाले हरिदास सेठ की बात सुनकर काफी खुश हुए। तब हरिदास बोला कि मेरे आपके गांव में बस जाने से गांव की तस्वीर ही बदल जाएगी। आप लोगों को मामूली नमक के लिए भी 4 महीने परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन हम यहाँ रोजमर्रा की चीजें बेचेंगे ही और भी कई चीजों का प्रबंध करेंगे। हम कुछ जमीन खरीदेंगे, उसमें हम घर, गोदाम, चिकित्सालय और गुरुकुल बनवाएंगे और गोदाम के साथ एक बड़ी दुकान भी बनवाएंगे जिसमें खाद्य सामग्री के अलावा वस्त्र भी बिकेगा। हम आप लोगों से सिर्फ अन्न ही नहीं खरीदेंगे, बल्कि जंगल से लाई गई लकड़ियां, औषधि और फल भी खरीद लेंगे। आप लोगों को हम साल भर रोजगार देंगे। वह सभी सुविधा हम गांव में प्रदान कर देंगे। जो सुविधा के लिए आप नगर में भटकते हो, हम सारी सुविधा एक छत के नीचे दे देंगे। सेठ हरिदास की बात सुनकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सेठ की बात सुनकर ही स्वर्ग का आनंद आ रहा था। वह बोले कि सेठ जी, अब आप यहाँ से जाओ ही नहीं। तब हरिदास बोला कि मुझे जाना तो पड़ेगा, जब जाऊंगा तभी तो सारा जुगाड़ कर पाऊंगा। मुझे गोदाम बनाने के लिए कारीगर भी चाहिए। जो नगर में मिलेंगे, कपड़ा नगर में मिलेगा, रोजमर्रा के उपयोग का आधा सामान नगर में ही मिल पाएगा, तो नगर की हम बिल्कुल अनदेखी नहीं कर सकते। गांव वाले भी हरिदास सेठ को समझाते कि सेठ जी, आपका व्यापार तेज घोड़े की तरह दौड़ेगा। आपका रोजगार साल भर एक समान चलेगा, लेकिन 4 महीने तो तूफान की तरह चलेगा। आप इतना कमा लेंगे कि 8 महीने फिर आपको व्यापार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप खुद व्यापारी हो, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। देखते देखते 4 महीने का समय गुजर गया। नदी का पानी सूख गया। अब कोई कह ही नहीं सकता था कि यहाँ अभी कुछ दिन पहले खतरनाक नदी थी। हाँ, इतना कह सकता था कि शायद कोई नदी रही होगी। बस एक नाले के बराबर पानी था, मात्र घुटने भर। नदी का पानी उतरते ही हरिदास सेठ रतनपुर लौट आया और अपना प्लान अपने बेटे को समझाया, तो प्रेमचंद को भी प्लान बहुत अच्छा लगा। प्रेमचंद बचपन से ही पिता के साथ लगा था, तो उसको तजुर्बा अपने पिता से कम नहीं था। उसने तुरंत पिता को सलाह दी कि पिताजी, आप सुजानपुर में बस जाने का प्रबंध करें। हमारा रोजगार सुजानपुर में नगर से अच्छा चलेगा। हमें 4 महीने मंदी के द्वार से गुजरना नहीं पड़ेगा। बरसात शुरू होने पर नगर में आता ही कौन है, और नगर में जितनी दुकानें हैं उससे कम खरीदार है। आप पहली बार कुछ बड़ा सोचे हो। हम बिना देर किए वहां रोजगार शुरू करें। हरिदास सेठ ने कोई देर नहीं की। उसने सुजानपुर में गोदाम बनाने का काम लगवा दिया। उसने झबरू की 3 बीघा जमीन खरीद ली। गांव से बाहर वाला मकान खरीद लिया। 7-8 महीने के अथक प्रयास के बाद हरिदास ने सुजानपुर में व्यापार शुरू करा दिया। वह पत्नी और बेटे के साथ सुजानपुर में रहने लगा। उसे तमाम व्यवस्था करने में बरसात आ गई। बरसात आई तो हरिदास सेठ के लिए खुशियां लेकर आई। बरसात इतनी भयंकर हुई कि 50 गांवों का रास्ता नगर से कट गया। अब कोई नगर में जा ही नहीं सकता था। बरसात भी समय से 15 दिन पहले शुरू हो गई। गांवों के आधे लोग अभी रोजमर्रा की सामग्री इकट्ठा भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें एक संतोष था कि हमें अब एक मुश्त सामग्री खरीदने की जरूरत नहीं है। हम हरिदास सेठ की नई दुकान से सामग्री खरीद सकते हैं। तो बरसात देख किसानों के ही नहीं, सेठ के भी चेहरे खिल उठे थे कि हम बहुत लाभ उठा लेंगे। और हरिदास सेठ और उसके बेटे ने खूब लाभ उठाया। दुकान आंधी की तरह चल निकली। सेठ ने 1 साल के लिए गोदाम में भंडार बनाया था, लेकिन 4 महीने पूरे होते ही भंडार खत्म हो गया। आय भी 2 गुनी हुई। सेठ हरिदास ने इतनी आय जिंदगी में कभी नहीं की थी। उसने फिर से नदी का पानी घटते ही भंडार बना लिया। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए थे। वह चाहता तो फिर से नगर में एक कारोबार शुरू कर सकता था, लेकिन वह ऐसा जल्दबाजी में नहीं कर सकता था। उसकी दुकान और मकान बिक गए थे। अब रतनपुर में उसका कुछ भी नहीं बचा था। मगर सुजानपुर में आय इतनी हुई कि सेठ हरिदास को कोई अफसोस नहीं हुआ। अब वह और भी अपने धंधे का विस्तार देने के चक्कर में लग गया। मगर आगे आने वाले साल में
उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। नगर के सेठ हरिदास के बारे में जान गए थे कि वह नदी पार अपना ठिकाना बना लिया है। नदी पार 50 गांव है जो नगर के दुकानदारों के लिए अहम है। हरिदास ने सभी को रोक दिया है। नगर वाले सेठों ने एक सभा की ओर तय किया कि नदी पार के सभी गांवों में अपना एक एक दुकान खोलेंगे। उस दुकान में बहुत ही कम कीमत रखकर हम बिक्री करेंगे। हमें हरिदास को टक्कर देनी है। जल्दी ही नगर के अन्य सेठों ने नदी के पार के लगभग हर गांव में अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया था। और जब अपने गांव में ग्रामीणों को बैठे बिठाए सस्ते में सामान मिल गया तो वह हरिदास सेठ पर खिन्न हुए कि पिछले साल उसने बहुत नाजायज लाभ उठाया था। नतीजा हुआ कि दूसरे गांव से सुजानपुर में हरिदास सेठ के पास कोई नहीं आया। उसका रखा माल इसी तरह रह गया। अब एक गांव के लोग कितना सामान खरीदते? हरिदास को खबर हो गई थी कि नगर के सेठों ने एक योजना के तहत उसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सभी सेठों का मुकाबला अकेले हरिदास नहीं कर पा रहा था। उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। अब हरिदास सेठ का नगर वाला ठिकाना भी बिक गया था और सुजानपुर की दुकान सिर्फ सुजानपुर में ही सिमट गई थी। अब हरिदास की दुकान की उलटी गिनती शुरू हो गई थी। अब जो कमाया था वही बैठकर खाना था और किसी तरह पूंजी को बरकरार रखना था। इस तरह समय गुजरने लगा। ज्यादा दहेज के लालच में हरिदास ने अभी तक बेटे प्रेमचंद का ब्याह नहीं किया था। हरिदास सेठ जब नगर में रहता था तो बेटे के लिए हर दूसरे दिन कोई न कोई रिश्ता आ जाता था, लेकिन ज्यादा धन के लोभ में हरिदास उन्हें मक्खी की तरह भगा देता था। कई बड़े सेठ हरिदास से बात करते थे कि हरिदास भाई, आपका बेटा बहुत होनहार है, आप इसका ब्याह हमारे यहाँ ही करो, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। मगर जब नगर छोड़कर हरिदास सुजानपुर गांव आ गए तो सभी सेठों ने कन्नी काट ली। सभी ने हरिदास को अपना दुश्मन मान लिया। कोई अब प्रेमचंद को पूछने भी नहीं आ रहा था। प्रेमचंद पिता की अनदेखी के चलते और ज्यादा दहेज के लालच में 30 का हो चुका था। उस जमाने में 20 साल की उम्र बड़ी उम्र मानी जाती थी। 30 को तो लोग अधेड़ मान लेते थे। हरिदास एक सेठ था तो किसी किसान के पास बेटे का ब्याह कर नहीं सकता था। हरिदास की पत्नी अब पति को रोज ताने सुनाने लगी। पहले वह नगर छोड़ने के खिलाफ थी, दूसरे बेटे का ब्याह हर हाल में कर देना चाहती थी। उसे कम दहेज भी मंजूर था, लेकिन हरिदास धन के लोभ में अंधा हो चुका था। अब वह खुद से प्रयास करने लगा कि कोई उसके बेटे से अपनी बेटी ब्याह दे। बड़ी मुश्किल से एक दूर नगर से रिश्ता आया। वहां के एक सेठ जिनका नाम गुलजारी सेठ था, वह बेटी का रिश्ता लेकर आए, मगर एक शर्त रखती कि बेटी के साथ एक लड़का भी दहेज में आएगा। सेठ चौंक पड़े कि बहू के साथ लड़का, ये क्या बात हुई? कोई नौकरानी होती तो बात समझ में आ रही है, मगर एक हमउम्र नौकर बहू के साथ आए, ये तो घन चक्कर है। हम इस तरह का रिश्ता नहीं कर सकते। गुलजारी सेठ बोला कि सेठ, जो आप समझ रहे हो वह बात नहीं है। वह लड़का लड़की का मुंह बोला भाई है। वह अपनी बहन से दूर नहीं रह सकता, न ही बहन कभी उस भाई से दूर रह सकती है। दरअसल हमारे घर के सामने एक मंदिर है। वह मंदिर हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है। वह एक निजी मंदिर है। हमारे मंदिर में कोई कुंवारी स्त्री अपने पाप कर्म को छिपाने के लिए बच्चे को मंदिर में रख गई। हमने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो दौड़कर मंदिर में गए। हम उस बच्चे को भगवान का प्रसाद मानकर उठा लाए और उसे भी अपना पुत्र मान लिया। मेरी पत्नी ने बेटी के साथ उसे भी अपना दूध पिलाया। तो एक माँ का दूध पीने वाले बच्चे भाई बहन ही होते हैं। हमने उस बच्चे को बड़े यत्न से पाला। इस तरह समय गुजरा और बच्चे 5 साल के हो गए। साथ में रहते, साथ में खेलते। आने वाले 6वें साल में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया तो हमारा विचार अब उस बच्चे के प्रति बदलने लगा। हम उसे अब पुत्र नहीं मान रहे थे। हम चाहते थे कि उसे किसी अनाथालय में छोड़ दिया जाए। अब अपनी जायदाद में उसे हिस्सेदारी कौन दे? इस बारे में पत्नी से बात की तो वह भी तैयार हो गई। तो हम उस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ आए। तो हमारी बेटी ने इस बात पर बगावत कर दी कि उसके एक भाई को आप अनाथालय कैसे छोड़ सकते हो? हमने समझाया कि वह मेरा बेटा नहीं है, मैंने उसे मंदिर में पाया है। बेटी बोली, चाहे वह कहीं भी मिला हो, इस बात का कोई मतलब नहीं है। उसने मेरी माँ का दूध पिया है, इसलिए मेरा भाई है। आप यदि अपनी जगह जमीन में हिस्सा नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। उसे मैं जिंदगी भर साथ रखूंगी। मेरा जहां ब्याह होगा उसे साथ लेकर जाऊंगी, मगर उस भाई को नहीं छोड़ूंगी।
जब उसकी बात हमने अनसुनी कर दी तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। आखिर हार कर हमें बच्चे को फिर से अनाथालय से घर लाना पड़ा। दोनों साथ खेलते हुए बड़े हुए तो मैंने फैसला किया कि अब कारोबार में हाथ बटाऊं, तो लड़की ने उसे साफ मना कर दिया कि तुम्हें पिता के कारोबार से नहीं बल्कि मेरे से हिस्सा लेना है। पिता का कोई भरोसा नहीं, वो मेरी गैर मौजूदगी में इसे घर से भगा सकते हैं। वह मन में बैठा ली है कि भाई मेरे पास ही रहेगा, तो वह भी सोच लिया है कि बहन के घर नौकर बनकर रह लेगा, मगर हमारे पास नहीं रहेगा। वह लड़की तभी इस घर में ब्याही जाएगी जब उसके साथ यहाँ वह लड़का आएगा। हरिदास सेठ को लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे, जब वह लड़की का भाई है तो बहन के संग आकर कुछ दिन रह लेगा। बहन भी जब अपने पति से घुल मिल जाएगी तो भाई के प्रति प्यार कम हो जाएगा और एक दिन वह खुद ही कह देगी कि भाई अब तुम पिता के कारोबार में हाथ बटाओ। और नहीं भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, या कुछ करके ही खाएगा। समय के साथ उसका भी ब्याह हो जाएगा तो खुद ही अपनी दुनिया बसा लेगा। जो सेठ पहले बेटे के ब्याह के लिए नखरे दिखा रहा था, अब बेटे का ब्याह किसी भी तरह करना चाहता था। उसे अब बहू का मुंह बोला भाई भी साथ में मंजूर था। इस तरह प्रेमचंद 30 पार करने के बाद ही सही घोड़ी चढ़ गया। बहू के साथ उसका मुंह बोला भाई मोहन आ गया। गांव की औरतों नी पूछ बैठी कि बहू के साथ आया लड़का क्या उसका सगा भाई है। तब हरिदास की पत्नी ने बताया कि यह उसका भाई नहीं, नौकर है। ये बचपन से नौकर है, बहू से बहुत प्यार करता है, उससे दूर नहीं रहता। सेठानी ने तो अपनी बड़ाई के लिए ऐसा प्रचार कर दिया, परंतु उसे क्या खबर थी कि बड़ाई कम, बेइज्जती ज्यादा हो गई है। बहू के हमउम्र नौकर का मतलब लोग कुछ और निकालने लगे हैं, और बहू से नौकर के प्यार वाली बात तो स्त्रियों के गले उतर ही नहीं रही थी। स्त्रियां समझ गईं कि सेठ की बहू लंपट है। इसकी चर्चा भी गांव में होने लगी तो खुद हरिदास सेठ को समझाना पड़ा। तब जाकर धीरे धीरे गांव वालों के समझ में आ गया कि जो वह सोच रहे थे वह बात नहीं है। ये सेठ की बहू का प्रेमी नहीं बल्कि भाई है, जो बहन से बहुत प्रेम के कारण उसके साथ ही आ गया है। सेठानी ने सेठ से बताया कि अरे, आप कुछ जानते भी हो कि हमारी बहू बेवकूफ है, ये तो उसका भाई है जो हर काम संभाल लिया है। हरिदास को अब बेवकूफ बहू से भी संतोष करना पड़ा था। उसने बेटे को समझाया कि ये चाहे जैसी भी है तो एक स्त्री। पुरुष को बस एक स्त्री चाहिए, वह मंदबुद्धि भी चल सकती है। ऐसी बहू नखरे नहीं दिखाती बल्कि बहुत प्यार करने वाली होती है। अब प्रेमचंद करता भी क्या, उसकी तो उम्र निकली जा रही थी। उसके लिए बेवकूफ भी भली थी। उसे खुशी थी कि बेवकूफ भले है लेकिन वफादार है। गांव में जब रोजगार नहीं चला तो हरिदास सेठ ने बेटे से बोला कि बेटा, तुम अब नगर में कोई व्यापार करो, नहीं तो हम सेठ हैं, हमारे खर्चे एक हाथी के बराबर हैं, चाहकर भी हम उसे रोक नहीं सकते, और यही हाल रहा तो हम एक दिन सारी जमा पूंजी खा जाएंगे। बेटा, तुम अब शहर में ही कोई कारोबार शुरू करो और हम धीरे धीरे यहाँ से घर बार बेचकर शहर में बस जाएंगे। प्रेमचंद को कई साल से सुजानपुर रास नहीं आ रहा था। अब तो नदी पर रतनपुर के राजा ने पुल का निर्माण करा दिया था। अब छोटे छोटे सामान के लिए लोग रतनपुर भाग जाते थे। तो प्रेमचंद नगर गया और एक जगह अच्छी जमीन तय की। वह जमीन चौराहे पर थी जहां से सीधा रास्ता राज दरबार को जाता था। उसी जमीन को खरीदने के लिए प्रेमचंद ने बात की और तय करके चला आया। उसने इस बात को अपने पिता से अभी नहीं बताया, अपनी माँ से भी नहीं बताया, मगर अपनी बेवकूफ पत्नी से बता दिया कि मैं शहर के अंदर मुख्य चौराहे पर ठीक राज दरबार के सामने जमीन ठीक कर दिया हूँ। जमीन बहुत सस्ते में तय हुई है, मात्र 10,000 सोने के सिक्के में 1 बीघा जमीन मिल रही है। हम यहाँ का गोदाम बेचकर उस जमीन को खरीद लेंगे। इसके बाद घर और अन्य जमीन बेचकर वहाँ मकान बनवा लेंगे और अब हम फिर से नगर में बस जाएंगे। हमारी थोड़ी सी लालच ने हमें बर्बाद करके रख दिया। भाग्यवान तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, इसलिए ये बात तुमसे बता दिया, परंतु ध्यान रखना ये बात किसी दूसरी स्त्री से न कहना, क्योंकि हमारे घर में पड़ोस की कई औरतें आती जाती रहती है। तुम ये बात अपने भाई से भी न बताना। जब हम शहर में बस जाएंगे और हमारा कारोबार चल निकलेगा तो आपके भाई का ब्याह करा देंगे, उसकी मदद कर एक अलग कारोबार शुरू करा देंगे। स्त्री बहुत खुश हुई कि अब हम शहर में बस जाएंगे,
हमारे पतिदेव ने क्या जबरदस्त योजना बनाई है। बेवकूफ स्त्री थी, उसको बात पचाना आता ही नहीं था। वो कोई भी छोटी से छोटी बात अपने भाई से शेयर कर देती थी, मगर जब से ससुराल में रह रही थी तो कई बातें उसे छिपानी भी पड़ रही थी। पति पत्नी के बीच की बात भाई से कैसे बताती, तो वह पति पत्नी की अंतरंग बातों को भी पड़ोसन से शेयर कर देती थी। पड़ोसन भी प्रेमचंद की पत्नी की खास सहेली बन गई थी। उसका पति नगर के एक सेठ के यहाँ नौकर था। वो रोज घर रात तक लौट आता था। इधर प्रेमचंद की पत्नी नी जब नगर में जमीन खरीदने की बात सुनी तो काफी खुश थी। वो अपनी बात किसी न किसी से कह देना चाहती थी, उससे कुछ पच ही नहीं रहा था। परंतु पति ने साफ मना कर रखा था कि किसी से मत बताना, वरना बात बिगड़ सकती है। परंतु क्या करूं, उधर बात बिगड़ रही है, इधर हाजमा बिगड़ रहा है। अब अपने को संभालूं कि बात को संभालूं? वो किसी तरह एक दिन अपने को रोक पाई। उधर प्रेमचंद ने अपना गोदाम एक सेठ को बेच दिया था। उसे उस गोदाम के 12,000 स्वर्ण मुद्रा मिल गए थे, तो वह अब 2 दिन बाद ही नगर में जमीन अपने नाम कराने के लिए जाने वाला था। इधर पत्नी से रहा नहीं जा रहा था। कभी सोचती कि बात अपने भाई से कह दूं, फिर सोचती कि नहीं, पति ने मना किया है तो चलो अपनी प्रिय सहेली से यह बात कह देती हूँ। पति के रोज शहर जाने के बाद पड़ोसन स्त्री घर में अकेली रह जाती थी, तो वह अपने घर में ताला लगाकर ज्यादा से ज्यादा समय सेठ की बहू के पास ही बिताती थी। अब बहू से बात नहीं पच रही थी तो बोली कि मुझे एक बात पच नहीं रही, वो बात मैं तुमसे बताना चाह रही हूँ, परंतु तुम कसम खाओगी कि वो बात किसी से नहीं कहोगी। सहेली बोली, तुम मेरी प्रिय सहेली ही नहीं, मेरी बहन की तरह हो। एक तुम ही हो जिस पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ और दिन के वक्त तुम्हारे घर में पड़ी रहती हूँ। दूसरे पड़ोसन के घर जाती हूँ तो वहां अपने को बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ। उनके पति ललचाई नजरों से देखते हैं, परंतु आपके भाई, आपके पति मुझे कभी बुरी नजर से नहीं देखते। सेठ की बहू को उसकी बात में अपनापन दिख रहा था। वह अपने दिल की बात खुलकर कह देना चाह रही थी। वह बोली कि बहन, मेरे पति अब शहर में जमीन खरीद रहे हैं। वह जमीन राजा के महल के ठीक सामने वाले मोड़ पर है। अब हम यहाँ के घर बार सब कुछ बेचकर वहीं बस जाएंगे। पहले हमारे पति शहर में ही रहा करते थे, परंतु पता नहीं क्यों यहाँ आकर बस गए, मगर यहाँ अब हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जब हमारा घर बन जाएगा तो तुम भी मेरे घर में ही चलकर रहना, मैं तुम्हें उसमें से एक कमरा दिलवा दूंगी। आखिर तुम्हारे पति भी तो नगर में ही रहते हैं, उन्हें रोज रात को आना पड़ता है। जब शहर में रहोगी तो तुम्हारे पति भी निश्चिंत रहेंगे और तुम भी आराम से रहोगी। मगर मेरी बात का ख्याल रखना, इस बात को किसी से भी न कहना। सहेली बोली, बहन, तुम मेरे बारे में कितना ख्याल रखती हो और मेरी भी भलाई की बात करती हो, इस बात को मैं भला किससे कह सकती हूँ। एक तुम ही हो जिसके पास बैठती हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। सचमुच वो किसी दूसरी स्त्री के पास नहीं बैठती थी, वो इधर की बात उधर भी नहीं करती थी। तो सेठ की बहू को पूरा विश्वास था कि किसी से नहीं कहेगी, और अब कह दी है तो उसका मन हल्का हो गया है। अब वह खाना भी 2 रोटी दबाकर खा सकेगी। उधर सहेली भी खुश थी कि शहर में घर बनवा लेगी तो मेरे लिए भी एक कमरा उसमें से दे देगी। वो इस खुशी को छिपा नहीं पा रही थी। जब रात में उसका पति आया तो उसे आज बहुत खुश पाया। बोला, भाग्यवान, आज बड़ी खुश दिख रही हो, जबकि जब मैं रोज आता था तो उदास रहती थी। कौन सी खुशी है जो मैं नहीं समझ पा रहा? क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? स्त्री बोली, अरे नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की खुशी होती तो मैं तुरंत बता देती। भला वैसी खुशी कोई स्त्री पति से छिपाती है? तब उसका पति बोला, तो और कौन सी खुशी है? स्त्री बोली, कह दिया ना कि कोई दूसरी खुशी नहीं है। आप समय से घर आ गए हो, इसी से खुश हूं। पति बोला कि रोज तो मैं इससे भी पहले आ जाता था, परंतु तब तो तुम इतना खुश नहीं रहती थी। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ और पति से कोई राज छिपाना नहीं चाहिए। स्त्री बोली कि मैं कोई राज नहीं छिपा रही, आपको बस शंका करने की आदत है। पति बोला, मैं अब तक तो कोई शंका नहीं किया, मगर अब मुझे शंका होने लगी है। विवाहिता स्त्री 5 परिस्थितियों में ही खुश होती है। एक तो उसे धन मिल जाने पर, दूसरा पुत्र होने पर, तीसरा मायके के लोगों के आने पर, और चौथा किसी नए प्रेमी के मिल जाने पर, 5वां गहना मिल जाने पर। न तो तुम्हें गहना मिला है, न पुत्र की कोई खुशी है, न मायके का संदेशा है,
न कोई धन मिला है, तो चौथी खुशी मुझे नजर आ रही है, तुम्हें कोई प्रेमी मिल गया है। स्त्री बोली, आप बहुत फालतू बात सोच लेते हो। अरे मैं भला विवाहित होकर भी किसी से प्रेम कर सकती हूँ, और मुझसे कौन प्रेम करेगा? किसी विवाहिता से कोई प्रेम करे, उससे बेवकूफ कौन हो सकता है? अरे जब नहीं मानोगे, जानकर ही रहोगे कि कौन सी खुशी से खुश हूँ, तो खाना खा लो और सोते वक्त सारी बात बता दूंगी। आप दिन भर कहाँ कहाँ नयन मटकाते हो, मैं एक बार भी शंका नहीं करती। मैं एक बार जरा मुस्कुरा दी तो आपके पेट में मिर्ची लग गई। स्त्री नी रात में बताई कि प्रेमचंद नगर के मुख्य चौराहे पर राजा के राजमहल वाले सड़क पर जमीन खरीद रहा है। उसकी पत्नी ने कहा, हाय कि मकान बन जाने पर तुम्हारे लिए भी एक कमरा दे दूंगी, तुम अपने पति के साथ उसमें रहना। रोज तुम्हारे पति शहर से आने जाने में काफी थक जाते हैं और तुम भी अकेले अकेले किसी तरह दिन गुजारती हो। बस इतनी सी बात थी। मैं इसी बात से खुश थी कि मुझे भी शहर में रहने का मौका मिल जाएगा। पति बोला, तुम मेरी बहुत प्यारी पत्नी हो, मैं तुम पर कोई शंका नहीं करता, बस थोड़ा मजाक कर दिया और तुम गंभीर हो गई। अरे जब तेरा मन शहर में रहने का है तो मुझसे कहती। सेठ ने मेरे रहने के लिए एक छोटा सा मकान दे रखा है, तुम कल सुबह ही अपना सामान उठाओ और चलकर वहीं रहो। मुझे अब इधर उधर ढाबे में खाने से भी मुक्ति मिल जाएगी। स्त्री बोली, तो इतनी बड़ी खुशी किसके लिए छिपा रखे थे? चलो मैं कल ही साथ चलूंगी, मुझे अकेले रहते बहुत परेशानी हो रही है। दूसरे दिन दोनों शहर चले गए। खुशी में उस स्त्री के पति नी ये बात अपने सेठ से बता दी कि प्रेमचंद सेठ राजा के महल वाले सड़क पर जमीन खरीद रहा है। वह जमीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, कहिए तो मैं जाकर जमीन मालिक से बात करूं? सेठ बोला, नौकर, यदि तुम वह जमीन मुझे दिला देते हो तो मैं जो मकान तुम्हें रहने के लिए दिया है वह तुम्हारे नाम कर दूंगा। नौकर नी उस जमीन को 20,000 स्वर्ण मुद्रा में तय कर दिया तो सेठ नी उसे खरीद लिया। तीसरे दिन जब नियत समय पर प्रेमचंद जमीन वाले के पास गया तो वो आदमी बोला कि भाई मुझे माफ करना, जमीन तो कल बिक गई, मुझे 2 गुने कीमत मिल गए, पूरे 20,000 स्वर्ण मुद्रा। आपके ही गांव के एक नौकर ने यह जमीन की बात की थी। नौकर का नाम सुनते ही प्रेमचंद का माथा ठनक गया कि ससुरी नौकर की पत्नी रोज मेरे घर रहती थी, वो मेरी पत्नी की सहेली थी, कल ही वह पति के साथ शहर आ गई, उसी ने यह खेल किया है। जरूर मेरी पत्नी ने उसे यह बात बता दी होगी और उसने अपने पति से बता दी। वह तिलमिलाया हुआ घर गया और अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ। वह घर जाकर बोला कि मैंने मना किया था कि अपना गद्दी जैसा मुंह बंद ही रखना, मगर तुमसे तो कोई बात पचती ही नहीं। तुमने उस नौकर की बीवी से यह बात बता दी और उसका पति सेठ से बता दिया। सेठ ने जमीन 2 गुनी कीमत में खरीद ली। तुमने तो मेरा दिवाला ही निकाल दिया, मेरा गोदाम बिक गया। मैं उसे इसलिए बेचा था कि जमीन खरीद लूंगा, परंतु जमीन मिली नहीं और गोदाम भी बिक गया। तुम जैसी बेवकूफ पत्नी रखने से अच्छा बिना पत्नी का ही रहना ठीक है। घर के अंदर रहकर तुम इतना बड़ा कमाल कर दी, तो बाहर निकलोगी तो क्या गुल खिलाओगी? प्रेमचंद स्ट्राई के भाई से बोला कि अब तुम इसे अपने साथ लेकर अपने नगर लौट जाओ, वरना यह मुझे सड़क पर ला देगी। भाई बोला, बहन ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी है, परंतु आप कौन से अच्छे हो जो गोपनीय बात स्त्री से बता दिया? आप नहीं जानते कि जमीन और अपने धन की जानकारी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए, मगर बात को तो आप भी नहीं पचा पा रहे हो। खैर, कोई घबराने की बात नहीं है, मुझे पहले ही खबर हो गई थी कि आपने अपना गोदाम बेच दिया है, तो हमने भी एक चाल चल दी है। उस सेठ से बता दिया कि तुम गोदाम खरीदकर बुरे फंस गए हो। अरे यदि यहाँ दुकानदारी चलेगी तब तो गोदाम की जरूरत पड़ेगी, जब दुकानदारी नहीं चलेगी तो गोदाम को क्या तबेला बनाओगे? अरे जब दुकान चलती तो प्रेमचंद तुम्हें गोदाम क्यों बेच देते? भला चलती हुई दुकान और गोदाम कोई बेचता है? अभी वक्त है, थोड़ा घाटा सहकर भी गोदाम वापस कर दो। अब कल वह सेठ गोदाम वापस करने की बात करेगा तो उसे आधी कीमत में फिर से खरीद लेना। मैं उसे और भी भड़का दूंगा कि वह किसी भी तरह बेचकर भाग जाए। प्रेमचंद बोला, ठीक है, यदि तुम आधी कीमत में मुझे गोदाम वापस दिलवा देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पागल बहन को यहाँ रहने दूंगा, वरना अगर पूरी कीमत देकर गोदाम खरीदता हो तो तुम्हारी बहन को रख लूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मोहन बोला, भाई आप समझने की कोशिश करो, मैं बहन का ऋणी हूँ, उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैंने कसम ली है कि उसकी सेवा में अपनी उम्र बिता दूंगा।
आप जानते हो, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे सबने ठुकरा दिया, मगर यह बहन मुझे नहीं छोड़ी, तो उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं कहीं मजदूरी कर लूंगा, कहीं भी खा पी लूंगा, परंतु रहूंगा यहीं पर। प्रेमचंद बोला, साले, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उससे तुम्हारा कोई चक्कर है, देखे बिना रह ही नहीं सकते। वो बोला, आपकी कोई बहन नहीं है, इसलिए बहन और भाई के बारे में कुछ नहीं पता। अब ज्यादा बात मत बढ़ाओ, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। यदि आपको गोदाम की पूरी कीमत देनी पड़ती है तो मैं अपनी बहन की खुशी के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु उससे मत बताना कि मैंने उसे यहाँ से निकाला है। कह देना कि खुद कहीं चला गया, शायद किसी लड़की वड़की का चक्कर था। दूसरे दिन वह सेठ गोदाम वापस करने आया और वह पूरा दाम लेने पर अड़ गया। प्रेमचंद को भी अच्छा लगा कि अभी तो यह उतने में दे रहा है, यदि 2-4 सेठों को पता चल गया कि गोदाम बिकाऊ है तो इसके तो कीमत ही बढ़ जाएंगे। तो उसने देर ही नहीं की, उसने उस सेठ को पैसा वापस कर अपना गोदाम वापस ले लिया तथा साले को बोल दिया कि अब तुम यहाँ से निकलने की तैयारी करो, मैं अब इस गरीबी में और आटा गीला नहीं कर सकता। साला भी बोला कि आप चिंता मत करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, परंतु ध्यान देना बहन को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साला वहां से चल गया। वो अपने नगर वापस नहीं गया कि वहां अब किसके पास जाएगा। उसके मुंह बोले, पिता ने तो कहा ही था कि मेरे कारोबार में हाथ बटाओ, मगर मैंने बहन के साथ आना चुन लिया था, अब कौन सा मुंह लेकर वापस जाऊं। वो जंगल की तरफ निकल गया। उसे पता था कि जंगल में महात्मा और संत रहा करते हैं, उनके आश्रम में ही उसका अब गुजारा हो सकता है। वह किसी महात्मा की तलाश में जंगल में निकल गया। वह चलते चलते घनघोर जंगल के बीच पहुंच गया। उसे वहां एक आश्रम मिला जहां एक महात्मा रहा करते थे। वह महात्मा के पास गया और साष्टांग दंडवत कर महात्मा से रहने के लिए आसरा मांगा। महात्मा बोले कि बच्चा, तुम आश्रम में रह सकते हो, परंतु तुम यहाँ रहना क्यों चाहते हो। तब उसने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुना दी। महात्मा बोले कि ठीक है, तुम मेरे आश्रम में रहो, मगर तुम्हारे यहाँ रहने से तुम्हारी बहन के साथ भला नहीं होगा। अच्छा, अभी यहीं रहो, बाद में मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा। वो महात्मा के आश्रम में ठहर गया, परंतु उसका मन उस आश्रम में नहीं लग रहा था। उसे रहते 1 सप्ताह गुजर गया। इधर प्रेमचंद की पत्नी को पता चला कि उसका भाई यहाँ से चला गया और खुद से गया है, किसी लड़की के साथ गया है, तो दुखी हुई। प्रेमचंद ने पत्नी से बताया कि ऐसे गंदे नाली के कीड़े इसी तरह के होते हैं, साथ ऐसे रहेंगे मानो उनसे बढ़कर कोई नहीं है, मगर अपने मन में एक खंजर रखेंगे, मौका मिलते ही चला देंगे। अरे भला है जो इस गांव की किसी लड़की को लेकर नहीं भागा है, वरना हमें लेने के देने पड़ जाते, गांव वाले हमें मार मार कर यहाँ से भगा देते। स्त्री बोली कि आप चाहे कुछ भी कह लो, मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती कि वह खुद से यहाँ से जा सकता है। और रही बात लड़की के चक्कर की, तो वो एक धर्मात्मा पुरुष है, वह ऐसा हरकत कर ही नहीं सकता। जरूर आपने उसे भगाया है, और जब तक वह वापस नहीं आ जाता मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी, मैं अब जल भी नहीं पीऊंगी। पत्नी का प्रण सुनकर तो पहले प्रेमचंद ने हल्के में लिया, परंतु जब उसे 4-5 दिन बीत गए तो उसके पैर तले की जमीन खिसकने लगी। ये तो इसी तरह हटकी तो मर जाएगी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। साला कहाँ गया होगा, उसे इस बात की खबर नहीं थी। उसने पत्नी से बोला कि तुम अपना प्रण तोड़ दो, मुझसे गलती हुई है, मुझे उसे रोकना चाहिए था, परंतु मैं रोक नहीं सका। तुम प्रण तोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि उसको खोज कर ला दूंगा। स्त्री बोली, आप भाई को मेरे सामने ला दो, उसी वक्त प्रण तोड़ दूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रेमचंद बोला कि मैं उसे खोजने के लिए जाता हूँ, उसे लेकर आऊंगा। तुम भगवान के लिए यह प्रण छोड़ दो, खाना खा लो, पानी पी लो। स्त्री बोली, मुझसे आप बहस बंद करो और यहाँ से जाओ। प्रेमचंद साले की तलाश में चला गया, मगर कहाँ तलाशे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो भगवान का नाम ले जंगल में गया। वहां उसने साले की बहुत खोज की, परंतु उसे कुछ पता नहीं चला। इस तरह 2 दिन और गुजर गए। तब महात्मा बोले, वत्स, अब तुम्हें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, तुम आज ही अपनी बहन के पास वापस लौट जाओ। तुम्हारे पास बस एक ही समस्या है कि तुम्हारे पास धन नहीं है, तो मैं उसकी समस्या हल किए देता हूँ। महात्मा ने उससे कहा कि आश्रम में एक फावड़ा पड़ा है, उसे ले लो और हमारे साथ चलो। महात्मा मोहन को लेकर जंगल में चल पड़े।
चलते चलते महात्मा एक सूखे वृक्ष के पास खड़े हो गए और बोले कि वत्स, किसी का भला करने पर ही धन की प्राप्ति होती है। इस दुनिया में कोई धन के लिए व्याकुल है तो किसी की जिंदगी पर धन भारी पड़ गया है। इस पेड़ को देख लो, इस पेड़ का जीना धन ने मुहाल कर दिया। हाय, उसकी जड़ में एक हीरे जवाहरात से भरा एक सोने का घड़ा, हाय, जो इसे जीने नहीं दे रहा। यहाँ एक साथ दो को जीवन मिल जाएगा। तुम इस पेड़ की जड़ से सोने का घड़ा निकाल लो तो तुम्हें इतना पर्याप्त धन मिल जाएगा कि तुम बहन की मदद कर सकते हो और उसकी जान बचा सकते हो। इस वक्त वह तुम्हारे वियोग में मरणासन्न पड़ी हुई हाई, इसलिए देर मत करो और उसके पास जाओ। उसने तुरंत पेड़ के पास एक गड्ढा खोदकर सोने के घड़े को निकाल लिया और महात्मा से आज्ञा लेकर बहन के पास चल दिया। वो शाम होते होते सुजानपुर चला आया। उसने घड़े को एक चादर में छिपाकर लाया था। वो अपनी बहन के पास गया तो देखा कि चारपाई पर गिरकर मरणासन्न हो चली है। तो वो बहन पर नाराज हुआ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करने गया था तो आने में तो समय लगना ही था। मैं कहाँ कहाँ तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा। तुम अब बचपना छोड़ो और अब तो एक आदमी की पत्नी हो। मेरा यहाँ तुम्हारे साथ रहना क्या अच्छा लगता है। जल्दी से उठो और भोजन करो। बहन बोली कि वादा करो कि ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। भाई बोला, मेरी पागल बहन, मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब बहन ने भोजन किया, जल पिया। इधर प्रेमचंद को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सारा धन कहाँ से ले आया है। तो साला बोला, आप अभी इसके बारे में कुछ मत पूछो, ये धन चोरी का नहीं है, ये मेहनत की कमाई है। तब प्रेमचंद ने साले को दूसरे कमरे में ले गया और बोला कि अरे बाबा, अपनी बहन के सामने धन का राज मत खोलना, वरना उससे कोई बात पचती है, वो पूरे गांव में डुगडुगी बजवा देगी। अब बताओ कि यह धन तुमको कहाँ से मिला। तब साला बोला कि भाई, जंगल के अंदर एक महात्मा रहते हैं, वह पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है। उन्होंने यह धन एक पेड़ से तोड़ कर दिया है। आप तो जानते हो, महात्माओं के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में है, उसे किसी भी तरह बचा लो। तो मैं भागा भागा यहाँ चला आया। अब तुम इस धन का प्रयोग कर नगर में मकान खरीद सकते हो, अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। जब पास में पैसा है तो दुनिया का हर काम आसान है, वरना एक छोटा सा भी काम मुश्किल पैदा कर सकता है। उधर स्त्री दोनों की बात सुन रही थी। वह जानना चाहती थी, पेड़ भी भला कहीं पैसा देता है? महात्मा ने किस तरह पेड़ से तोड़कर इसे पैसा दिया होगा। वह तरह तरह की बातों का अनुमान अपने मन में लगा रही थी। उसने एकांत पाकर भाई से पूछ लिया कि तुम इतना धन किस तरह पाए, और यदि पेड़ से पाए हो तो वह पेड़ मुझे दिखाओ, किसी दिन जंगल में मुझे ले चलो। भाई ने बताया कि बहन, वैसे तो जंगल में बहुत से पैसे के पेड़ हैं, परंतु वह हमें नहीं दिखते। परंतु महात्मा उस पेड़ को पहचान लेते हैं और उनके पास तो सिद्धि होती है, उसकी सहायता से कुछ भी कर सकते हैं। महात्माओं में ताकत होती है कि राजा को भी रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। अतः तुम इस चक्कर में मत पड़ो और पिछली बार की तरह कोई गलती मत दोहरा देना। ये किसी से नहीं बताना कि मैंने कोई धन जंगल से पाया है, वरना बहुत मुसीबत में डाल दोगी। ये मामला गांव तक नहीं रहेगा, वह राज दरबार तक चला जाएगा। जंगल में मिले किसी भी धन पर राजा का अधिकार होता है। जो भी धन पाता है उसे लेकर राज दरबार जाता है और राजा के खजाने में जमा कर देता है। ये अलग बात है कि राजा खुश होकर कुछ मोहरे वापस कर दे तो उसकी कृपा है, मगर जो धन हम लाए हैं वह राजा को लौटाने के लिए नहीं लाए हैं, सिर्फ तुम्हारे उपयोग के लिए लाए हैं। अब तुम्हारे मुंह और पेट में हमारी जिंदगी और मौत है। तुम कहीं भी किसी स्त्री के सामने यह राज खोल दी तो मुझे फांसी छड़वा दोगी। बहन बोली, तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है कि किसी से कह दूं? मैं अब यह बात किसी से नहीं कहूंगी। अरे एक बार गलती हो गई, अब वही गलती बार बार थोड़े ही होगी। भाई वहां से चला गया, मगर उसे पूरा यकीन था कि बहन नहीं मानने वाली। स्त्री अपनी बात छिपा ले, ऐसा हो नहीं सकता। उसने प्रेमचंद से बोला कि अब आप उस घड़े को कहीं और छिपाने का प्रयत्न करो, क्योंकि यह चुप रह जाए मुझे विश्वास नहीं है। मेरी बहन है, उसकी बुराई कैसे करूं? मेरा जीवन ही उसके लिए है, परंतु जो उसमें बुराई है वह तो होठों पर आ जाती है। प्रेमचंद ने रात के वक्त सोने के घड़े को गोदाम के पास अपने खेत में छिपा दिया।
उधर उस रात तो वह किसी से कुछ नहीं कही, मगर दूसरी रात वह जब घर से बाहर शौच के लिए निकली तो उसके पेट की बात बाहर निकलने के लिए उछल कूद मचाने लगी। वो चाहकर भी अपने पर काबू नहीं रख सकी और अकेले में ही बड़बड़ाने लगी कि भाई, हमारा कितना अच्छा भाई है जो हमारे लिए जंगल से सोने की मोहरें लेकर आया है। महात्मा भी गजब होते हैं, वह पेड़ से भी सोने की मुद्रा तोड़ लेते हैं। अब मेरा भाई मुझे शहर में जमीन खरीदवा देगा, मकान बनवा देगा। अब हमारी भी शहर में बड़ी दुकान होगी। उसे नहीं पता था कि आसपास में कई औरतें शौच के लिए बैठी हैं। वे सब उसकी बात सुन ली और अपने घर गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रेमचंद की पत्नी पागल है या सचमुच का सोने का घड़ा उसका भाई ले आया है। उन्होंने अपने पतियों से बताई। पति ने दिन में अन्य लोगों से चर्चा की। बात एक दूसरे के कान तक जाते जाते राजा के गुप्तचरों तक पहुंच गई तो उन्होंने खबर राजा को दी। राजा ने मंत्री से बोला कि मंत्री जी, बिना आग जले धुआं नहीं उठता। अगर बात फैली है तो इसमें सच्चाई है। आप पता करो कि कौन आदमी प्रेमचंद नाम का है और कौन उसका साला है। सभी को पत्नी सहित यहाँ दरबार में हाजिर करो। हम उन्हें दंडित करेंगे। ससुरे हमारे जंगल की खनिज संपदा कैसे हजम कर जाएंगे। मंत्री तुरंत सुजानपुर गांव गया और तीनों को पकड़कर राजा के दरबार में हाजिर किया। राजा उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हुआ कि तुम लोग राजा की आंख में धूल झोंक रहे हो, जंगल का खजाना हजम करना चाहते हो। कहाँ है वो खजाना? प्रेमचंद बोला, महाराज, हमारे पास कोई खजाना नहीं है। ये मेरे ऊपर जिस किसी ने ऐसा आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। राजा बोला, मुझे जानकारी सटीक मिली है। तुम्हारी पत्नी ने खुद अपने मुंह से एक पेड़ के पास बड़बड़ाई है। साला बोला, माफ करना हुजूर, जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। दरअसल मैं इस स्त्री का भाई हूँ। मुझे अपनी बहन के साथ इसके ससुराल में रहना पड़ रहा है क्योंकि इसे एक रोग है। ये आधी रात में कहीं भी निकलकर बड़बड़ाने लगती है, तो इसे रोकने और देखभाल के लिए इसके ससुराल में रहता हूँ। मैंने 3 दिन पहले अपने बहनोई को एक सोने के घड़े वाली कहानी सुनाई थी और शायद बहन ने वो कहानी सुन ली और उसे कहानी न मानकर हकीकत मान ली। राजा बोला, तो तुम बातें बहुत बना लेते हो। सच्चाई क्या है स्त्री बताएगी। अगर सच नहीं बोली तो इसका पति और भाई दोनों मारे जाएंगे। मैं यहीं दरबार में दोनों का सिर कलम कर दूंगा। स्त्री डर गई और बोली, नहीं महाराज, मैं सच बताऊंगी। मेरा भाई जंगल में गया था। वहां एक महात्मा ने इसे पेड़ से तोड़कर सोने की मोहरें दी थी। वह मोहरें लेकर घर आया था। राजा बोला, क्या तुमने अपनी आंखों से मोहरें देखी? स्त्री बोली, नहीं, मैं उस वक्त बीमार थी। भाई को और पति को बातें करते सुना था। तो क्या है कि मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है, तो यह बात एक पेड़ को सुना दी। राजा बोला, गजब पागल स्त्री है, ये पेड़ से भी बात कर लेती है, पेड़ से मोहरें तोड़ने की बात करती है। हमें तो ये बात कहानी ही लगती है। फिर भी मंत्री जी, इसके घर की तलाशी लो और यदि मोहरों से भरा घड़ा मिल जाता है तो इन दोनों को चौराहे पर फांसी लटका दो, और नहीं मिलता है तो एक सोने के घड़े में इन्हें सोने की मोहरें भरकर दे दो। मंत्री गया और उसके घर में छान मारा, मगर कुछ नहीं मिला। तो मंत्री वापस आ गया और राजा से बताया कि महाराज, इनके घर में कुछ नहीं मिला। ये लोग बहुत गरीब आदमी है। राजा बोला, इन्हें एक घड़ा सोने की मोहरें देकर विदा कर दो। प्रेमचंद पत्नी और साले के साथ घर लौट गए। साला बोला कि जीजा, अब हम उस मोहर को भी इस मोहर में मिलाकर उपयोग कर सकेंगे। सब यही समझेंगे कि राजा ने ही हमें मोहरें दी है, मगर मेरी पागल बहन से अब कुछ नहीं बताना। स्त्री ने फिर दोनों की बात सुन ली और बोली कि अब मैंने भी एक रास्ता निकाल लिया है। अब अपनी बात दूसरे से नहीं, आप दोनों को ही सुना दूंगी। मेरे पेट का अपच ठीक हो जाएगा। इस तरह सभी रहने लगे। कहानी से सीख, घर के भेद और राज की बातें कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। चतुराई से बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी टाला जा सकता है। कहते हैं शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों का संगम होता है। जब एक रिश्ता नए सफर की शुरुआत करता है तो उम्मीदें जुड़ती हैं, सपने बुने जाते हैं और जीवन एक नए मोड़ पर आ जाता है। लेकिन क्या हो जब इस रिश्ते में एक ऐसा रहस्य छिपा हो जो न केवल विश्वास को डगमगा दे, बल्कि पूरे परिवार को असमंजस में डाल दे। यह कहानी है मोहित और शोभा की,
एक ऐसे दंपति की जिनकी शादी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मोहित को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ आलसी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे वह सबसे छिपा रही थी। क्या यह बस एक आदत थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? क्या मोहित इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? आइए शुरू करते हैं आलसी पत्नी की वह कहानी जो हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गांव के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहित की शादी बड़े ही धूमधाम से शोभा के साथ हुई थी। शोभा देखने में सुंदर थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत झलकती थी और हर कोई कहता था कि मोहित बहुत भाग्यशाली है जो उसे ऐसी पत्नी मिली। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर में खुशहाली थी, हर तरफ रौनक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहित को एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसने उसे अंदर तक होड़ कर रख दिया। शोभा बहुत आलसी थी। वह सुबह देर से उठती, कोई काम ठीक से नहीं करती और ज्यादातर समय बस आराम करती रहती। शुरुआत में मोहित ने सोचा कि शायद नई शादी और नए माहौल की वजह से वह कुछ समय तक ऐसे रह रही है, लेकिन हफ्तों बाद भी जब यही स्थिति बनी रही तो मोहित को चिंता होने लगी। वह देखता कि उसकी माँ और बहनें घर के कामों में लगी रहती, लेकिन शोभा हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। धीरे धीरे मोहित की झुंझलाहट बढ़ लगी। वह जब भी कुछ कहता, शोभा मीठी मट्ठी बातें करके टाल देती। कभी सिर दर्द का बहाना बनाती, कभी थकान का, तो कभी मौसम की शिकायत करती। माँ भी शुरू में कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब उनकी आंखों में भी असंतोष झलक लगा था। गांव की औरतें भी कानाफूसी करने लगी। कैसी बहू आई है जो घर के कामों में हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कोई उसे काम करने के लिए कहता, वह बड़ी मासूमियत से मुस्कुरा देती और बोलती, अभी कर दूंगी। लेकिन वह अब भी कभी नहीं आता। मोहित ने कई बार शोभा को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह हंसकर बात टाल देती। अरे इतना भी क्या भाग दौड़ करनी, थोड़ा आराम भी जरूरी है, वह कहती और फिर उसी तरह सुस्त पड़ी रहती। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन मोहित बहुत थककर घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माँ और बहनें पूरे घर में काम कर रही थी और शोभा आंगन में एक हाथ पर लेटी हुई थी। उसने पास जाकर गुस्से से कहा, शोभा कुछ तो शर्म करो, माँ इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है और तुम यहाँ सो रही हो। शोभा ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी और बोली, मोहित मैं बहुत थक गई थी, जरा लेट गई, अभी उठकर सब कर लूंगी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रोज यही सिलसिला चलता रहा। मोहित जब देखता कि उसकी पत्नी घर के कामों से बच रही है तो वह परेशान हो जाता। एक दिन उसने सोचा कि शायद अगर वह प्यार से बात करेगा तो शोभा को एहसास होगा। उसने उसके पास बैठकर कहा, शोभा तुम मेरी पत्नी हो और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, लेकिन अगर तुम घर के कामों में हाथ नहीं बटाओगे तो माँ कितने दिन तक यह सब करेंगी। शोभा ने सिर झुकाकर कहा, मोहित मैं सच में कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। कैसी बात कर रही हो तुम? अपने मायके में काम नहीं करती थी? मोहित ने सवाल किया। शोभा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखती रही। मोहित को उसकी चुप्पी और अजीब लगने लगी। दिन बीतते गए और शोभा की आलसी आदतें बढ़ती ही गई। अब तो वह बहाने भी बनाने की जरूरत नहीं समझती थी। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। मोहित के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने महसूस किया कि शोभा जब भी अकेली होती तो अचानक बहुत फुर्ती नजर आती। एक दिन मोहित ने उसे अकेले कमरे में देखा और वह चौंक गया। जो शोभा घर के किसी भी काम के लिए आलसी थी, वही अब एकदम तेजी से कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मोहित उसे देख रहा है, वह फिर से सुस्त बन गई। मोहित को यह सब बहुत अजीब लगा। आखिर शोभा क्यों घर वालों के सामने इतनी सुस्त बनती है, लेकिन अकेले में उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। क्या वह कोई खेल खेल रही थी या इसके पीछे कोई और बड़ी सच्चाई थी? मोहित को अब इस गुत्थी को सुलझाना था, क्योंकि उसके दिल में शक बैठ चुका था कि शोभा सिर्फ आलसी नहीं है, बल्कि वह कुछ छिपा रही है। मोहित के मन में अब शक बैठ चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि शोभा सच में आलसी थी या फिर वह कुछ छिपा रही थी। दिन वही कहानी दोहराई जाती। घर में वह बिल्कुल सुस्त, लापरवाह और कामचोर बनी रहती। लेकिन जब भी उसे अकेले रहने का मौका मिलता, उसकी हरकतें बदल जाती थी। वह अचानक तेज तरार हो जाती, जल्दी जल्दी कुछ करने लगती और जब भी कोई पास आता
तुरंत सुस्त पड़ जाती। मोहित ने कई बार उसे टोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मीठी मट्ठी बातों से उसे टाल देती। अरे मोहित, मैं तो तुम्हारे लिए नई नई हूँ, थोड़ा वक्त तो दो ना मुझे, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, वह मुस्कुराकर कहती और मोहित का गुस्सा धुआं हो जाता। लेकिन समय बीतता गया और शोभा की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन मोहित की माँ ने उससे कह ही दिया, बेटा, जब से शोभा इस घर में आई है, घर की हालात बदल गए हैं। मैं बुढ़ापे में भी सब संभाल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। न वह रसोई में जाती है, न सफाई में हाथ बढ़ा है, और न ही कोई जिम्मेदारी लेती है। आखिर कब तक यह सब चलेगा? मोहित ने माँ की शिकायतें सुनी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने माँ से वादा किया कि वह शोभा को समझाने की कोशिश करेगा। उस रात जब वह अपने कमरे में गया तो उसने प्यार से शोभा का हाथ पकड़ा और कहा, शोभा, माँ ठीक कह रही है, तुम घर के किसी भी काम में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती? तुम्हें पता है इस घर में हर कोई मेहनत करता है, क्या तुम नहीं चाहती कि सब तुम्हें भी अपने परिवार का हिस्सा माने? शोभा ने एक पल के लिए मोहित की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दी। मोहित, मैं सच में कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं जल्दी थक जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा सुस्ती महसूस होती है। मोहित ने गौर किया कि जब भी वह कोई गंभीर बात करता, शोभा या तो मुस्कुरा देती या फिर बात को घुमा देती। यह सब अब उसे अजीब लगने लगा था। अगली सुबह मोहित ने तय किया कि वह शोभा पर नजर रखेगा। उसने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू किया। दिन भर वो वैसी ही रही जैसे हमेशा रहती थी, आलसी, सुस्त और बेपरवाह। लेकिन शाम होते ही जैसे ही उसे लगा कि कोई आसपास नहीं है, उसकी हरकतें बदल गई। उसने तेजी से एक संदूक खोला, उसमें से कुछ निकाला और फिर जल्दी जल्दी कुछ करने लगी। मोहित यह देखकर दंग रह गया। जब शोभा को एहसास हुआ कि मोहित दरवाजे के पीछे खड़ा है, तो उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और फिर से वैसे ही सुस्त बन गई जैसे वह हमेशा रहती थी। अब मोहित के लिए ये कोई छोटी बात नहीं रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। शोभा किस चीज को छिपा रही है? वह आखिर इतनी आलसी क्यों बनी रहती है, लेकिन अकेले में अचानक इतनी फुर्ती क्यों हो जाती है? कहीं वह कोई बड़ा खेल तो नहीं खेल रही? एक रात मोहित ने तय किया कि वह खुद अपनी आंखों से देखेगा कि शोभा संदूक में क्या छुपा रही है। आधी रात जब सब सो रहे थे, तो वह धीरे धीरे उठा और चुपके से उस संदूक के पास गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शोभा की आवाज आई। मोहित ने तेजी से संदूक से हाथ हटाया और पलट कर देखा। शोभा की आंखों में अजीब सा भाव था, न गुस्सा न डर, लेकिन कुछ ऐसा जो मोहित समझ नहीं पाया। मैं बस ऐसे ही देख रहा था, मोहित ने बहाना बनाया। शोभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उस मुस्कान में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज था जिसे मोहित अब तक समझ नहीं पाया था। मोहित को यकीन हो गया कि शोभा सिर्फ आलसी नहीं थी, वह कुछ छुपा रही थी और अब उसे इस गुत्थी को सुलझाना ही था। मोहित की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। वह यह समझने में असमर्थ था कि शोभा सच में आलसी थी या फिर यह सब सिर्फ एक बहाना था। हर बार जब भी वह उससे कोई सवाल करता, वह हंसकर टाल देती या कोई ना कोई बहाना बना लेती। लेकिन संदूक वाली रात के बाद मोहित को यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी सिर्फ आलसी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा छिपा रही थी जो किसी को नहीं पता था। अब उसका शक गहराने लगा था और वह इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगले दिन मोहित ने घर में सभी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह देख रहा था कि कब कौन आता है, कौन जाता है और कब शोभा को अकेले रहने का मौका मिलता है। वह जानता था कि उसकी पत्नी सिर्फ तभी सक्रिय होती थी जब कोई आसपास ना हो, लेकिन उसकी परेशानी यह थी कि वह यह जान ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या कर रही थी। शोभा हमेशा की तरह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती, आलसी होने का नाटक करती, लेकिन जब भी कोई उसे अकेला छोड़ देता, वह तुरंत उठ जाती और अपने संदूक की ओर जाती। मोहित ने महसूस किया कि वह अक्सर अपने कमरे में अकेले में रहना पसंद करती थी। यह सब कुछ संदेहास्पद था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शोभा इतने बड़े नाटक के पीछे क्या चाहती थी। मोहित ने उस रात तय किया कि वह किसी भी तरह से उस संदूक का रहस्य जानकर रहेगा। आधी रात को जब सब सो गए,
तो वह धीरे धीरे उठा और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया। उसने दरवाजे की ओर से देखा कि शोभा अपने संदूक के पास बैठी थी और कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे ही मोहित ने पास जाने की कोशिश की, शोभा को आहट मिल गई और उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया। वह धीरे से करवट लेकर बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगी। मोहित को अब यकीन हो गया था कि शोभा कुछ बड़ा छुपा रही थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि वह आसानी से इस राज्य को नहीं खोल सकता, क्योंकि शोभा बहुत सतर्क थी। वह हर वक्त इस बात का ध्यान रखती थी कि कोई उसे ना देखे। मोहित को अब ज्यादा चालाकी से काम लेना था। उसने अगले दिन अपनी मां को बताया कि वह 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा है, जबकि असल में वह कहीं नहीं जा रहा था। जैसे ही मोहित ने घर से निकलने का नाटक किया, उसने चुपके से खुद को घर के कोने में छिपा लिया, जहां से वह शोभा पर नजर रख सके। कुछ घंटों तक शोभा बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन फिर जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मोहित सच में जा चुका है, तो वह अचानक उठी और अपने संदूक की ओर बढ़ी। इस बार मोहित ने उसे अच्छे से देखने के लिए एक जगह बना ली थी, जहां से वह बिना देखे जा सके। शोभा ने संदूक का ताला खोला और अंदर से कुछ निकालने लगी। मोहित देख नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रही थी, लेकिन उसने सुना कि शोभा किसी से धीरे धीरे बातें कर रही थी। मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में तो कोई और नहीं था, फिर शोभा किससे बातें कर रही थी? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि शोभा के हाथ में एक चमकती हुई चीज थी। वह उसे बड़े प्यार से देख रही थी और कुछ बोल रही थी। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शोभा ने अचानक संदूक बंद कर दिया और जल्दी से पलंग पर लेट गई। मोहित ने तय किया कि अब वह इंतजार नहीं करेगा, उसे अब शोभा से सीधा करना था। अगले दिन उसने जानबूझकर शोभा को अकेले में पकड़ लिया और उससे पूछा, शोभा, आखिर तुम इतनी आलसी क्यों बनी रहती हो? और वह संदूक, उसमें ऐसा क्या है जिसे तुम सबसे छुपा रही हो? शोभा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने मोहित को देखा, फिर जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने धीरे से जवाब दिया, मोहित, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मोहित को यह सवाल अजीब लगा। उसने कहा, हाँ, लेकिन इस सवाल का इस वक्त क्या मतलब? शोभा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने मोहित के हाथ को पकड़ लिया और धीरे से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मोहित ने महसूस किया कि शोभा कुछ ऐसा कहने जा रही थी जिसे सुनकर उसकी दुनिया बदल सकती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भरोसा करूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या छुपा रही हो? शोभा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मोहित, मैं वैसी नहीं हूं जैसी तुमने सोचा था। मैं आलसी नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और यह बात अगर तुम्हें पता चल गई तो शायद तुम मुझे छोड़ दोगे। मोहित को काटो तो खून नहीं। शोभा की इस बात का क्या मतलब था? वह कुछ और थी। क्या वह इंसान नहीं थी, या फिर वह किसी भयानक सच को छिपा रही थी? मोहित के मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसे अब अपने ही घर में डर लगने लगा था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे यह सच जानना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहित के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शोभा की बातों ने उसके दिल में एक अजीब सा डर भर दिया था। क्या उसकी पत्नी सच में कुछ छुपा रही थी? क्या वह कोई ऐसा सच जानने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था? उस रात मोहित सो नहीं पाया। वह करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि आखिर शोभा ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह सच जान गया तो उसे छोड़ देगा। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो वह छुपा रही थी? मोहित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। अगले दिन जब वह काम से घर लौटा तो उसने शोभा की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि जब घर के लोग आसपास होते हैं तब शोभा एकदम सुस्त, लापरवाह और आलसी बनी रहती है, लेकिन जब वह अकेली होती है तो उसके हाव भाव और व्यवहार पूरी तरह बदल जाते हैं। उस रात मोहित ने एक योजना बनाई। उसने दिखाने के लिए सबके सामने यह कह दिया कि वह किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जा रहा है और 2 दिन बाद लौटेगा। उसने अपनी माँ को भी यही बताया और रात को ही घर से निकल गया। लेकिन वास्तव में वह घर से थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आया और आंगन के एक कोने में छिप गया। शोभा को लगा कि अब घर में कोई नहीं है। उसने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई।
मोहित छिपकर देखता रहा। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि आज रात कुछ ऐसा होगा जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। आधी रात के बाद जब सब सो गए, तब मोहित दबे पांव अपने कमरे के पास पहुंचा। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। शोभा अपने संदूक के पास बैठी थी। उसने संदूक खोला और उसमें से कुछ निकालकर अपने सामने रख लिया। मोहित की सांसें तेज हो गई। वह ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा कि शोभा क्या कर रही है, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शोभा के सामने एक चमकता हुआ आभूषण था। वह कोई साधारण गहना नहीं था, बल्कि उससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मोहित यह देखकर हैरान था कि शोभा उस आभूषण से बातें कर रही थी। वह धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी, मानो कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रही हो। मोहित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इस तरह की किसी रहस्यमय चीज से जुड़ी हो सकती है। मोहित के मन में हजारों सवाल उठने लगे। ये गहना क्या था? इसकी चमक इतनी अजीब क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल, शोभा इससे बातें क्यों कर रही थी? वह और ज्यादा देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी टांग से हल्की सी खड़ाहट हुई। शोभा चौंक हो गई। उसने तुरंत आभूषण को वापस संदूक में रख दिया और तेजी से मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। मोहित समझ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह सीधे कमरे के अंदर चला गया। शोभा ने उसे देखकर घबराहट भरी नजरों से देखा। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मोहित ने गंभीर स्वर में कहा, यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए शोभा। ये सब क्या है? तुम इस आभूषण से बातें क्यों कर रही थी? और यह चमकता हुआ गहना आखिर है क्या? शोभा की आंखों में डर झलक लगा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके शब्द गले में अटक गए हो। सच बताओ शोभा, क्या तुम कोई रहस्य छुपा रही हो? मोहित ने सख्ती से पूछा। शोभा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मोहित, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। ये आभूषण सिर्फ एक साधारण गहना नहीं है, ये एक शक्ति है। शक्ति? मोहित ने चौंक कर कहा, कैसी शक्ति? शोभा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह आभूषण पीढ़ियों से हमारी परिवार की महिलाओं के पास रहा है, लेकिन इसका रहस्य सिर्फ हमें पता होता है। यह एक दिव्य आभूषण है जिसमें विशेष शक्तियां हैं। जब भी इसे कोई साधारण इंसान छूता है तो वह अपनी यादें खो देता है। मोहित यह सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या इसका मतलब तुमने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है? शोभा ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, और इसी कारण मैं हमेशा तुम्हारे सामने आलसी बनने का नाटक करती थी, ताकि तुम कभी मुझसे यह सवाल ना पूछो, ताकि तुम इस रहस्य से दूर रहो। लेकिन अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। मोहित को लगने लगा कि वह किसी भयानक सच के करीब पहुंच गया है। शोभा ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम यह जानना चाहते हो कि यह आभूषण असल में क्या है और मैंने इसे क्यों संभाल कर रखा है, तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। लेकिन याद रखना, जो सच तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। मोहित की धड़कनें तेज हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पत्नी कोई साधारण महिला नहीं थी। वह अब उस सच को जानने के लिए तैयार था जिसने उसकी शादीशुदा जिंदगी के हर पहलू को रहस्य में डाल रखा था। मोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी पत्नी शोभा, जिसे वह एक आलसी और लापरवाह स्त्री समझता था, इतनी गहरी और रहस्यमय हो सकती है। उसकी आंखों के सामने चमकता हुआ आभूषण अब भी उसके मन में हजारों सवाल पैदा कर रहा था। शोभा ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस ली। मोहित, जो कुछ मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे लिए एक सदमे से कम नहीं होगा। मोहित एक तक उसे देख रहा था। शोभा ने धीरे से संदूक से उस चमकते हुए आभूषण को निकाला और उसे मोहित के सामने रख दिया। उसकी आंखों में एक गहरा डर था, लेकिन अब वह पीछे हटने के बजाय सच कहने के लिए तैयार थी। यह सिर्फ एक आभूषण नहीं है, यह शक्ति का प्रतीक है जो हमारी पीढ़ियों से हमारी वंश की महिलाओं के पास रहा है। मोहित को विश्वास नहीं हुआ। उसने आभूषण को ध्यान से देखा। उसकी चमक अब और भी तेज हो गई थी, मानो वह मोहित की उपस्थिति को पहचान रहा हो। लेकिन यह शक्ति क्या है शोभा? और तुम इसे मुझसे क्यों छुपा रही थी?
शोभा ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। यह आभूषण केवल उन्हीं के लिए होता है जो इसे संभालने के योग्य होते हैं, लेकिन जो अयोग्य होते हैं उनके लिए यह घातक साबित होता है। मोहित ने गहरी सांस ली। तुम्हें किस बात का डर था? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, फिर भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। शोभा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम इस रहस्य को जान गए तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यह आभूषण सिर्फ शक्ति नहीं देता, यह एक श्राप भी ला सकता है। मोहित चौंक गया। श्राप? शोभा ने सिर हिलाया। हाँ, यह आभूषण हर उस इंसान की यादें मिटा सकता है जो इसे छूता है, लेकिन अगर कोई इसके असली रहस्य को जानने की कोशिश करता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरी माँ ने मुझे इस आभूषण के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि मैं इसे किसी को भी ना दिखाऊं। इसलिए मैं घर में हमेशा सुस्त और आलसी होने का नाटक करती थी, ताकि कोई मुझसे कोई सवाल ना पूछे, ताकि कोई इस रहस्य तक ना पहुंच सके। मोहित अब तक पूरी तरह अवाक रह गया था। उसे लग रहा था कि जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसकी अपनी पत्नी, जिसके बारे में वह सोचता था कि वह साधारण गृहिणी है, किसी गहरे रहस्य की रक्षक निकली। लेकिन शोभा, यह शक्ति तुम्हारे पास क्यों है? और क्या तुम इस आभूषण को इस्तेमाल कर सकती हो? शोभा ने धीरे से मुस्कुराया। मैं इसका उपयोग केवल तभी कर सकती हूँ जब कोई बड़ा संकट आए। यह कोई आम गहना नहीं है मोहित, ये कुछ महान अर्शिया द्वारा बनाया गया था, जो इसे सिर्फ उस स्त्री को देते थे जो इसकी रक्षा करने में सक्षम हो। और अब यह मेरे पास है। मोहित की उलझने और बढ़ गई। तो अब क्या होगा? क्या तुम इसे अपने पास रखोगी? शोभा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अब समय आ गया है कि इसे हमेशा के लिए छुपा दिया जाए। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि अब यह रहस्य उजागर हो चुका है। मोहित कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक कमरे की खिड़की के बाहर एक हलचल हुई। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। शोभा तुरंत सतर्क हो गई। मोहित, कोई हमें देख रहा है। मोहित भी चौकन्ना हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने आंगन में नजर दौड़ाई, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। शायद मेरा वहम था, मोहित ने कहा, लेकिन शोभा जानती थी कि यह सिर्फ वहम नहीं हो सकता। कोई था जो उनके इस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था। हमें यह आभूषण आज ही कहीं सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा, शोभा ने दृढ़ता से कहा। मोहित ने उसकी बात मान ली। वे दोनों रात के अंधेरे में घर से निकले और गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़े। घना अंधेरा था और चारों ओर डरावना सन्नाटा था, लेकिन शोभा आत्मविश्वास से भरी थी। हमें इसे एक ऐसी जगह रखना होगा जहां कोई इसे दोबारा न पा सके, शोभा ने कहा। मोहित ने सिर हिलाया और दोनों एक गुफा में पहुंचे। ये गुफा गांव से दूर एक सुनसान पहाड़ी के नीचे थी, जहां कोई कभी नहीं आता था। शोभा ने गहरी सांस ली, आभूषण को अपने हाथों में लिया और एक गहरे गड्ढे में रख दिया। फिर उन्होंने उसे मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया। अब यह हमेशा के लिए छिप गया है, शोभा ने कहा। मोहित ने उसकी ओर देखा और अब, शोभा मुस्कुराई, अब हमारी जिंदगी वापस पहले जैसी होगी। अब कोई रहस्य नहीं रहेगा, अब कोई डर नहीं रहेगा। मोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या हुआ? शोभा ने पूछा। मोहित ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा था। शोभा ने गहरी सांस ली और मोहित का हाथ थाम लिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमें अब बस अपनी जिंदगी की ओर लौटना है। मोहित ने भी सिर हिलाया और दोनों वापस घर की ओर बढ़ गए। सुबह जब सूरज निकला तो गांव की जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। मोहित और शोभा भी अपनी जिंदगी में लौट आए, लेकिन दोनों के दिलों में यह बात हमेशा के लिए बस गई थी कि उन्होंने एक ऐसा रहस्य छुपाया है जिसे कभी भी कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन क्या सच में यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया था, या फिर कभी कहीं कोई इसे दोबारा खोजने की कोशिश करेगा? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। जीवन में कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। मोहित ने अपनी पत्नी को हमेशा आलसी समझा, लेकिन असल में वह एक गहरे रहस्य की रक्षक थी। यह हमें सिखाता है कि किसी को परखने से पहले
उसकी परिस्थितियों और छिपे हुए कारणों को समझना जरूरी है। शोभा ने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अपनी चतुराई और संयम से उसने न केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखा, बल्कि एक अज्ञात शक्ति को गलत हाथों में जाने से भी रोका। यह बताता है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल बाहरी तेजी में नहीं होती, बल्कि धैर्य और दूरदर्शिता में भी छिपी होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति की एक अपनी अलग भूमिका होती है, जिसे वह किसी न किसी कारण से निभा रहा होता है। किसी को भी उसके बाहरी व्यवहार से जज करना उचित नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक अनकही कहानी होती है। शोभा और मोहित की तरह ही हमें भी जीवन में आने वाली हर चुनौती को समझदारी, धैर्य और सही निर्णय से हल करना चाहिए। सच्ची शक्ति किसी गहने में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और सच्चाई की रक्षा करने की भावना में होती है। शायद इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो समय के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। नीलगिरी नामक एक राज्य था, जिसका शासन एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वह सदैव गरीबों और पीड़ितों की मदद में लगे रहते थे, परंतु उन्हें एक बात का अत्यंत दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने समस्त देवी देवताओं की आराधना की, उपवास रखे और यहाँ तक कि दूसरी स्त्री से विवाह भी किया, किंतु संतान प्राप्ति न हो सकी। राजा ने अंततः अपने मंत्री के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि जो कुछ मानव के वश में था, वह सब आप कर चुके हैं। अब केवल ईश्वर की कृपा से ही कोई चमत्कार हो सकता है। मंत्री ने उन्हें जंगल में तपस्या करने की सलाह दी। राजा मंत्री की सलाह मानकर जंगल में तपस्या करने चल दिए। तपस्या आरंभ करने से पूर्व ही उन्हें एक वटवृक्ष के नीचे एक ऋषि दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और जंगल आने का कारण बताया। ऋषि ने राजा के दुख को समझा और पास स्थित एक फलदार वृक्ष की ओर इशारा कर 2 फल तोड़कर लाने को कहा। साथ ही राजा से एक वचन लिया कि दोनों रानियों में से एक एक को एक एक फल देने के बाद बड़े बेटे को ऋषि को सौंपना होगा। राजा ने वचन दे दिया और फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। वृक्ष पर अनेकों फल लगे हुए थे। राजा ने सोचा, अधिक फल तोड़ने पर अधिक संतानें होंगी और बड़े बेटे को ऋषि को देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कई फल तोड़े, परंतु नीचे उतरते समय उनके पास सिर्फ 2 ही फल बचे। अंततः राजा ने उन 2 फलों को रानियों में बांट दिया। कुछ समय पश्चात दोनों रानियों ने संतान को जन्म दिया। एक अद्भुत घटना यह हुई कि बड़ी रानी ने मानव की बजाय एक शंख को जन्म दिया और छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा को छोटी रानी से अधिक प्रेम था, इसलिए वह उसकी संतान से ज्यादा स्नेह करते थे और बड़ी रानी से दूरी बना ली। वचन के अनुसार ऋषि अपना अधिकार मांगने आए। बड़ी रानी ने शंख को जन्म दिया था, परंतु उसकी ममता उससे जुड़ी हुई थी। ऋषि के आने पर वह रानी विनती करती है कि शंख को कुछ समय बड़ा होने दीजिए, उसके बाद उसे ले जाइए। ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस बीच एक अजीब घटना घटित होने लगी। हर रात रानी एक बर्तन में दूध रखती, परंतु सुबह होने पर वह बर्तन खाली मिलता। एक दिन रानी जाग रही थी और रात के 12 बजने के बाद उसने एक विचित्र घटना देखी। शंख, जो कि उसका बेटा था, उसमें से एक सुंदर राजकुमार बाहर निकला। वहां रखा हुआ सारा दूध पीकर फिर से शंख में समा गया। यह घटना कई दिनों तक चलती रही। एक दिन रानी भावुक हो गई और उसने शंख को उठाकर खूब प्यार किया। एक रात जब राजकुमार शंख से बाहर निकला और दूध पीकर लौटने लगा, उसने देखा कि उसकी माँ ने शंख को वहां से हटा दिया है। विवश होकर वह अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने शंख को क्यों हटा दिया? मुझे अभी इसमें रहकर बढ़ना था। परिस्थिति के चलते कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर ऋषि राजा के पास आए और उन्हें उनका वचन याद दिलाया। इस बीच जो कुछ महल में घटित हो रहा था, उससे राजा अनभिज्ञ थे। ऋषि ने राजकुमार को साथ ले लिया। जब रानी को यह ज्ञात हुआ तो राजकुमार ने स्वयं आगे बढ़कर अपनी माँ को शांत किया। ऋषि राजकुमार को लेकर जंगल, मैदान, पहाड़ आदि मार्गों से होते हुए एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे। ऋषि ने राजकुमार को गुफा के अंदर ले जाकर देवी माँ की मूर्ति दिखाई और बताया कि वह रोज इस मूर्ति की पूजा करते हैं। एक दिन ऋषि ने राजकुमार को बुलाया और कहा, मैं नदी में स्नान करके लौटूंगा, तब तक तुम यहाँ सफाई कर दो। इतना कहकर वे नदी की ओर निकल गए।
राजकुमार को पहली बार अकेले रहने का अवसर मिला। यह सोचकर कि उसके पास काफी समय है, उसने थोड़ी देर के लिए गुफा में घूमना शुरू किया। गुफा के एक कोने में उसे एक छेद दिखाई दिया, जिसमें से वह सहजता से अंदर घुस गया। अंदर जाने पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चारों तरफ कई मुंड गले के ऊपरी भाग लटके हुए थे, जो उसे देखकर हंसने लगे। राजकुमार जरूर डर गया, परंतु उसने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लटके हुए हो? तुम्हारा धड़ कहाँ है? मुझे देखो, मैं कैसा लगता हूँ। मुंड ने जवाब दिया, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। तुम्हें धोखा हुआ है। हमें भी यह ऋषि धोखा देकर यहाँ लाया था। काली माँ के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उसने हमारी बलि दी थी। उसी तरह उसने 100 राजकुमारों की बलि चढ़ाने की प्रतिज्ञा की है। तुम्हारा शोभा नंबर है। उसका कहना है कि 100वीं बलि पर काली माँ दर्शन देकर उसकी मांग पूरी करेंगी। राजकुमार को यह सुनकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राजकुमार घबराहट में मुंडों से सलाह मांगता है, अपने को बचाने के लिए मुझे अब क्या करना होगा? मुंड जवाब देते हैं, तुम हम पर विश्वास करो और हमारा कहना मानो, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मुंडों ने कहा, जब वह ऋषि यहाँ आकर तुमसे झाड़ू लगाने को कहेगा तो तुम कहो कि मुझे नहीं आता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं सीख लूंगा। वह झाड़ू लगाने के बाद तुमसे पूछा करने को कहेगा, तब भी तुम कहो कि मुझे नहीं आता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं सीख जाऊंगा। जब वह पूछा कर रहा हो, तब तुम काली माँ के हाथ से तलवार खींचकर ऋषि का गला काट देना। काली माँ तब तुम्हें ही दर्शन देगी। राजकुमार ने मुंडों से कहा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ऋषि नदी में स्नान करके लौटते समय पूजा के लिए फूल लेकर आता है। राजकुमार उसके आने तक दीवार के सहारे खड़ा रहता है। ऋषि को गुस्सा आता है और वह लड़के से झाड़ू लगाने को कहता है। राजकुमार कहता है, मैं झाड़ू लगाना नहीं जानता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगा। मजबूर होकर ऋषि झाड़ू लगाता है। फिर लड़के से कहता है, देखो मैंने झाड़ू लगा दी, अब तुम्हें पानी से पूछा करना है। लड़का कहता है, मैं पूछा करना नहीं जानता, आप करके दिखा दो, फिर मैं सीख जाऊंगा। लड़के की बातों से ऋषि को गुस्सा तो आता है, मगर वह अपने गुस्से को निगलकर पूछा करने लगता है। राजकुमार सही समय का इंतजार करता है और तुरंत काली माँ के हाथ से तलवार खींचकर ऋषि के सिर पर मार देता है। ऋषि का सिर धड़ से अलग हो जाता है। काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देकर राजकुमार से पूछती है, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? राजकुमार काली माँ से कहता है, माँ सबसे पहले तुम इन 99 राजकुमारों को पुनर्जीवित कर दो। देवी कहती है, ऐसा ही होगा। काली माँ के ऐसा कहते ही वे सब राजकुमार प्राण प्राप्त कर लेते हैं। वे सभी राजकुमार आभार व्यक्त कर प्रणाम करते हैं और अपने अपने देश के लिए रवाना हो जाते हैं। काली माँ फिर पूछती है, बेटा तुम्हें दूसरा कौन सा वरदान चाहिए? राजकुमार विनम्र होकर काली माँ से कहता है, माँ मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जब भी तुम्हें देखना चाहूं आप मेरे सामने प्रकट हो जाए। काली माँ कहती है, ठीक है ऐसा ही होगा। इसके बाद काली माँ अदृश्य हो जाती है। राजकुमार अब ऋषि की त्वचा ओढ़कर आगे बढ़ता है। उसकी अजीब सी गंध से आकर्षित होकर मक्खियां मंडराने लगती है। तब जो भी इंसान उधर से गुजरता है वह उसे देखकर मक्खी चिपका कहकर बुलाता है। इस बीच पड़ोसी राज्य के राजा की 5 पुत्रियां थी। सभी बालिकाएं यौवन की दहलीज पर खड़ी थी और विवाह योग्य थी। एक दिन राजा ने उन 5 को बुलाकर पूछा, तुम लोगों को मायका प्रिय है या ससुराल? पहली 4 लड़कियों ने उत्तर दिया कि उन्हें मायका ही पसंद है, लेकिन 5वीं पुत्री का जवाब भिन्न था। उसने कहा, माता पिता सभी के सुखी रहते हैं, इसलिए मुझे ससुराल ही अच्छा लगेगा। राजा को 5वीं पुत्री का जवाब अत्यंत खराब लगा और वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा ताकि तुम्हें मायके का महत्व समझ आए। साथ ही राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पहली 4 लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर रिश्ते ढूंढ लाने का आदेश दिया। 5वीं लड़की के बारे में राजा ने कहा, तुम उसके लिए ऐसा वर ढूंढो जो एक एक पैसे का मोहताज हो और यह कार्य राजमहल की सेविकाएं स्वयं करें। मंत्री ने सेविकाओं को ऐसा व्यक्ति ढूंढने का निर्देश दिया। लंबी तलाश के बाद सेविकाओं को एक पेड़ के नीचे बैठे सुखी वासी खाने वाले एक व्यक्ति को पाया। राजा की इच्छा के अनुसार इस व्यक्ति को छोटी लड़की के योग्य मानकर सेविकाएं उसे राजा के पास ले आईं।
राजा ने भी इसे अपनी बेटी के लिए उचित समझकर उसके साथ अपनी छोटी बेटी का विवाह करवा दिया। पहली 4 लड़कियों की शादी बड़े धूमधाम से हुई और वे अपने पिता के साथ राजमहल में ही आराम से रहीं। मक्खी गुमराह नामक ये व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर शहर से बाहर थोड़ी दूर एक झोपड़ी में रहने लगा। राजा की बड़ी लड़कियां रेशम के कपड़े और हीरे के हार पहनती थी, जबकि छोटी लड़की साधारण कपड़े पहनती थी। उसकी बड़ी बहनों और जीजा सभी उसके हालात पर हंसते और पूछते, अब बताओ मायका अच्छा है या ससुराल? लेकिन छोटी का जवाब हमेशा वही रहता, ससुराल ही अच्छा है। कुछ और दिन बीत गए। एक दिन राजा के चारों दामाद एक साथ शिकार करने जंगल में निकले। उन्होंने पहले से इस सूचना को ढिंढोरा पिटवाया। यह खबर मक्खी गुमराह को भी पता चली। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, मेरे चारों साढ़ू भाई शिकार करने जंगल जा रहे हैं। उनके साथ जाने की मेरी भी इच्छा हो रही है। अपने पिता के पास जाकर इसके लिए आवश्यक सभी चीजें मांग लो। पति की बात को वे टाल नहीं पाई, इसलिए वह पिता के घर जाकर खड़ी हो गई। उसका पिता पूछता है, कैसे आई? बताओ। वह अपने आने का उद्देश्य बताती है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, एक लंगड़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार लेकर जाओ। उसकी बड़ी बहनों और जीजा ने इस पर हंसी मजाक किया, जिससे छोटी को बहुत दुख पहुंचा। फिर भी वह बिना कुछ कहे अपने झोपड़ी में वापस आ गई। अगले दिन सभी दामाद शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। मक्खी गुमराह ने भी अपनी पत्नी से कहा और लंगड़े घोड़े पर चढ़कर हाथ में जंग लगी तलवार लेकर निकला। मक्खी गुमराह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और काली माँ का स्मरण किया। काली माँ तुरंत प्रकट हुई। मक्खी गुमराह ने कहा, माँ, मुझे आसमान में उड़ने वाला एक घोड़ा और एक वज्र चाहिए। काली माँ ने स्वीकार करते हुए दोनों चीजें उसे प्रदान की। इसके बाद मक्खी गुमराह ने कहा, इस जंगल के सभी जीव जंतु मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं। काली माँ ने इसे भी स्वीकार किया और अदृश्य हो गई। राजकुमार ने ऋषि के शरीर को उतारकर पास के एक पेड़ पर रख दिया। फिर वह आसमान में उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर वज्र हाथ में लिए जंगल में उतरा। उसके चारों ओर जंगल के सभी जानवर खड़े हो गए। उधर चारों दामाद जंगल में भटककर थक गए थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और वे अपना सिर तक नहीं उठा पाए। राजकुमार को जानवरों के बीच देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और उसे जंगल का राजा समझकर प्रणाम किया। राजकुमार ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने जवाब दिया, हम शिकार के लिए आए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। राजकुमार ने कहा, ठीक है, जो चीज मैं मांगूंगा उसे आप लोग दे दो तो मैं आपको शिकार दूंगा। वे लोग राजकुमार की बात मान गए। राजकुमार ने उनसे राजपट वाली अंगूठी मांगी और वे लोग अंगूठी उतारकर उसे दे दी। राजकुमार ने अंगूठी पहनकर उन्हें शेर दे दिए। तब वे लोग घमंड से भरकर मानो खुशी खुशी खेल चुके हों, शेरों को लेकर अपने महल लौटे। राजकुमार फिर पेड़ के पास गया जहां उसने ऋषि का शरीर छिपाकर रखा था और उसे पेड़ से उतारकर पहना। फिर एक बगीचे से छिपकली पकड़कर लौट आया और उसे अपनी पत्नी के हाथ में दिया। लो, इसे अपने पिता को दिखाकर आओ। उसकी पत्नी उसकी बात को टाल नहीं पाई और ठीक है कहकर छिपकली लेकर चल दी। वहां सभी लोग खुशी से उत्सव मना रहे थे। वहां पहुंचकर खड़ी हो गई, लेकिन उसे देखकर सभी उसका उपहास करने लगे। इससे उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ और वह घर लौटकर अपने पति को सारी घटना का बखान करती है। कुछ दिन बाद राजा के चारों दामाद फिर से शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में पहुंचकर देखते हैं कि वहां कोई जानवर नहीं है और सारे जानवर फिर से राजकुमार के पास खड़े हैं। पिछली बार की तरह सारे जीव राजकुमार के पास ही हैं। राजकुमार फिर से उनसे शर्त लगाकर कहता है कि वे अपनी पसंद का जानवर पकड़कर ले जा सकते हैं। इस बार वे अपनी अपनी छोटी उंगली काटकर उसे सौंपते हैं और एक एक हिरण पकड़कर राजधानी लौटते हैं। अगली बार भी यानी तीसरी बार भी यही घटना दोहराई जाती है। इस बार राजकुमार उनसे उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें हाथी पकड़ने को कहता है। राजा के सभी दामाद ऐसा दिखावा करते हुए लौटते हैं जैसे उन्होंने हाथियों का शिकार किया हो। वे जश्न मनाते हुए घर लौटते हैं। मक्खी गुमराह भी पिछली बार की तरह ऋषि का जामा पहनकर घर लौटता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, पानी गर्म कर दो ताकि मैं नहा सकूं। उसकी पत्नी पानी गर्म कर देती है। नहाते समय मक्खी गुमराह किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। आज उसकी पत्नी को शक होता है और वह नहाते वक्त
एक छेद से उसे देखती है। वह देखती है कि उसका पति राजकुमार की तरह शानदार चमक रहा है। उसने राजकुमार की पहचान का बाना पहन रखा था। वह सोचती है कि किसी तरह इसे नष्ट कर देना चाहिए। जब मक्खी गुमराह बालों में शिकाकाई लगा रहा था, उसकी आंखें बंद थीं। उसकी पत्नी अवसर का लाभ उठाकर उस बानी को उठाकर जलते कोयलों में डाल देती है। नहाने के बाद मक्खी गुमराह बाना पहनने के लिए अपने चारों तरफ देखता है, मगर वह तो राख बन चुका था। उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर भी वह खुद को समझाकर शांत हो जाता है। वह अपनी पत्नी से सारी बातें कहता है और फिर कहता है, अब क्या किया जा सकता है, तुम कुछ दिन अपने पिता के घर रहो, मैं बाद में आऊंगा। पति की बात मानकर वह राजा के घर चली जाती है। अपने मायके लौटने पर उसकी बड़ी बहनें और जीजा फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी मक्खी गुमराह आकाश मार्ग से उड़ते घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंचता है। वे लोग निशा की तरह कांपने लगते हैं। राजकुमार विराट छाप वाली अंगूठियां दिखाकर कहता है, पहली बार मैंने तुम लोगों को शेर पकड़ कर दिया था, यह अंगूठी वही है। दूसरी बार शिकार खेलने जब तुम लोग आए थे, तब तुम लोगों से जो छोटी उंगली ली थी वह लो। और तीसरी बार मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी थी, तब तुम लोगों के कपड़े, यह भी लो। वह चारों दामाद और उनकी पत्नियां बिना बोले किसी कोने में जाकर छिप जाते हैं। मक्खी गुमराह के की कार्यों से संतुष्ट होकर उसकी पत्नी आकर उसके गले लग जाती है। सभी को जल्द ही यह एहसास हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि छोटी का पति है। सभी अपमानित महसूस करने लगे, यहाँ तक कि राजा भी शर्म से सिर नहीं उठा सका। फिर वह आकाश में उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी को साथ बिठाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचकर उसके माता पिता खुशी से उनका स्वागत करते हैं। वे सभी मिलकर 100 वर्षों तक राज्य करते हुए सुखी जीवन बिताते हैं।